गिनती शुरू हो चुकी है कि आज 24 दिसंबर को जब मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ तो पहला इंतखाबी मरहला जो कागज़ात नामज़दगी का था वो मुकम्मल हो गया। 3 दिन अब इसकी स्क्रूटनी होगी। उम्मीदवार इसमें इंटरेस्टिंग बात ये होगी कि एक बड़ी तादाद में जो आज़ाद उम्मीदवार हैं या जिनका ताल्लुक़ तहरीक इंसाफ से है या जो मफरूर हैं, इश्तहारी हैं, इनसे भी कहा गया है कि उन्हें फ़िज़िकली यानी जिस्मानी तौर पर प्रिज़ाइडिंग ऑफिसर के सामने पेश होना पड़ेगा। तो 31 दिसंबर को ये मरहला हुआ, उसके बाद आप समझ सकते हैं कि सिर्फ 38 दिन रह जाएंगे, यानी 1 जनवरी के बाद इफ़ और बट तकरीबन ख़त्म हो चुके हैं। दहशत गर्दी भी हो रही है। इस्लामाबाद में आपने देखा कि बलोच ख़वातीन एक बड़ी तादाद में जमा हुई, लेकिन उस एक हद तक हुकूमत ने हैंडल भी उसको करने की कोशिश की है, लेकिन तमाम रुकावटों के बावजूद जैसे मैंने कहा कि इलेक्शन का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अभी तक जो नाम आते आ रहे हैं और अगर मैं कंक्लूड नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन कौमी असम्बली की जो 266 नशिस्तें हैं और सूबाई असम्बली की 593 नशिस्तों के लिए आपको इल्म है कि पंजाब सबसे बड़ा सूबा है तो वहाँ 141 नशिस्तें हैं और बाकी जो 3 सूबे हैं उनकी 135 नशिस्तें होंगी, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 125 नशिस्तें होंगी। और यूँ तो कोई अभी तक जो है कहते हैं जी 26,259 उम्मीदवारों ने कागजात दाखिल किए हैं, लेकिन यकीनन इसमें बेशतर कवरिंग कैंडिडेट हैं। कुछ लोगों ने एक से कई जगह जाके दाखिल कराए हैं, तो 31 दिसंबर के बाद फ़ायदा होगा। लेकिन अगर बड़े शहरों को देखें, यानी पंजाब जो सबसे बड़ा सूबा है, वहाँ कौमी असम्बली की 14 हैं, सूबाई असम्बली की 30 नशिस्तें हैं और इनके लिए कोई 600 उम्मीदवारों ने दाखिल किए हैं। इनमें से कुछ ऐसे भी हैं कि जिन्होंने कौमी के लिए भी किया है और सूबाई असम्बली के लिए भी किया है, गालिबन शहबाज शरीफ साहब और इसी तरह कई उम्मीदवार। कराची की कौमी असम्बली की जो 22 नशिस्तें हैं उनके लिए 800 और सूबाई असम्बली की 47 नशिस्तों के लिए तकरीबन 2000 उम्मीदवारों ने कागजात नाक़िल किए हैं। कौमी असम्बली की जो बहरहाल जोग्राफाई तौर पर सबसे बड़ा सूबा समझा जाता है, आबादी के एतबार से कम 16 नशिस्तें हैं, जबकि सूबाई की 51, उनके लिए कोई 1600 उम्मीदवारों ने नामजदगी दाखिल किए हैं। खैबर पख्तूनख्वा जो हालिया दिनों में बड़े दहशत गर्दी से गुजरा, तो अभी आई थी खबर के ख़ुदकश हमले जो हुए वो 90% उनमें इजाफ़ा हुआ। उसके बावजूद कौमी असम्बली की कोई 45 तो सूबाई असम्बली की 115 नशिस्तों के लिए 4,788 उम्मीदवारों ने दाखिल किए हैं। और मैंने जैसे कहा कि कागजात नामजदगी मुकम्मल हो चुके हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर मैं देखूं कि एक और ख़बर जो जिसकी तरफ मैं आऊँगा, लेकिन पहले ये बताता चलूँ कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब लाहौर से भी लड़ रहे हैं और मानसेरा से भी, क्योंकि एबटाबाद मानसेरा या हज़ारा बेल्ट जिसे कहें नून लीग का एक बड़ा गढ़ समझा जाता है। बिलावल भुट्टो जरदारी जो माजी में कराची से यानी लियारी से इलेक्शन लड़ते रहे, दस्तबरदार हो गए और अब इलेक्शन लड़ रहे हैं लाहौर से भी, जी हाँ, लाड़काना अपने आबाई शहर, और कंबर शहदाद कोट से भी, ताकि सेफ सीट रहे। फिर जरदारी साहब नवाबशाह से लड़ रहे हैं। फजलुर रहमान साहब ने डेरा इस्माइल खां जहाँ से वो जीतते चले आए हैं, लास्ट टाइम नहीं जीते। उसके अलावा बलूचिस्तान में पशीन से भी इलेक्शन लड़ रहे हैं। मौलाना सराजुल हक जमात इस्लामी के दीर एक बड़ा गढ़ है जमात इस्लामी का, वहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने कराची से 2 नशिस्तों पर लड़ने का फ़ैसला किया है, जबकि हाँ बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब जो हैं वो उन्होंने लाहौर, इस्लामाबाद और मियांवाली से कागजात नामजदगी दाखिल नहीं किए हैं। उसके साथ ही बहुत सारे सवाल उठते हैं कि अगर उन्होंने उनका पार्टी के सरबराह नहीं रहे, जैसे कि इलेक्शन कमीशन ने कहा कि उनका नाम निकाल दिया गया, उनकी जगह पीटीआई पार्लियामेंटेरियन के हैसियत से परवेज़ खटक आए हैं। फिर ये भी अपनी जगह अहम बात है कि पीटीआई के सरबराह के कागजात जो दाखिल हुए हैं वो कन्विक्टेड भी हैं, और जब उनका बल्ले का निशानी ले लिया गया, पार्टी के सरबराह भी नहीं रहे, तो इलेक्शन में किस तरह हिस्सा ले सकेंगे। तो मैंने सोचा कि इस तमाम सूरत हाल से जानने के लिए तो हमारे चौधरी तजन साहब सीनियर रहनुमा एतजाज एहसन मौजूद हैं। चौधरी साहब शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। अभी तो मैं समेट रहा था
बात रह गई कि नज़रबंद चौधरी परवेज़ इलाही और उनकी बेगम कैसरा इलाही बेटे मुंजाई भी कागजात नामजदगी दाखिल करने में कामयाब हो गए हैं। और वो जो मैंने कहा इंटरेस्टिंग बात कि मफरूर उम्मीदवारों के बारे में कहा जाता है कि उन्हें रिटर्निंग ऑफिसर के सामने पेश होगा, तो पेश होकर क्या होगा उनका, यानी मफरूर या इश्तहारी गिरफ्तारी देने आएंगे। शुक्रिया चौधरी साहब। माशाल्लाह चौधरी साहब पीपल्स पार्टी में एक तवील अरसे से हैं, वज़ीर क़ानून रहे, वज़ीर दाखिला रहे, बेशुमार बार जब भी खड़े हुए इलेक्शन भारी अक्सरी जीते, वकला मैंने गिरा दी। अब इस बार उम्मीदवार चौधरी साहब नहीं हैं। चौधरी साहब शुक्रिया आपने वक्त निकाला। तो चौधरी साहब वैसे तो PTI पर पाबंदी नहीं है जैसे नैब पर लगी थी, मगर तहरीक इंसाफ का नाम इलेक्शन कमीशन ने अपनी फहरिस्त से निकाल दिया है, फिर उनका निशान बल्ले का ले लिया है। तो उनके एक तर्जुमान कह रहे थे कि जनाब तमाम उम्मीदवार आज़ाद उम्मीदवार के लड़ेंगे। तो ज़रा हमें रहनुमाई फरमाएंगे चौधरी साहब, इस हवाले से बड़े गंभीर गुंजलक सवाल हैं। मेरा ख्याल है मुजाहिद, और बड़ी मैं अभी आपसे ठोस सी बात करता हूँ इसके बारे में। मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट बल्ले का निशान बहाल कर देगी। उसकी वजह मैं आपको बताऊँ कि बल्ले का निशान, ये PTI का निशान नहीं है, सिर्फ इमरान खान का निशान नहीं है, ये हर उस नाखानदा वोटर का निशान है जिसने अपने कैंडिडेट को फहरिस्त में से पहचानना है निशान की तरफ, वो पढ़ना नाम नहीं पढ़ सकता। अब ये इंडिविजुअल वोटर का ये राइट है और उसकी प्रॉपर्टी है ये निशान। अब ये अगर पिछली मरतबा आई डोंट नो, पर मुझे याद नहीं, अगर मिसाल के तौर पे 1 करोड़ वोट मिला था इस इंसाफ को, तो 1 करोड़ वोटर को आपने इनफ्रेंचाइज कर दिया है। कम से कम उसमें जो नाखानदा है, करोड़ में से 60 लाख तो आपने निकाल दिए कि वो नाखानदा है। अब ये अमेरिका में ज़रूरत नहीं पड़ती निशान की, बरतानिया में नहीं पड़ती, यूरोप में नहीं पड़ती, पाकिस्तान में और भारत में और बांग्लादेश में क्यों पड़ती है? इसलिए कि नाखानदगी है। वो वोट उसका बुनियादी हक है, बुनियादी हक, वो नहीं वापस लिया जा सकता। लेकिन अगर उससे निशान वापस ले लो तो वोटर कहाँ से अपने कैंडिडेट को पहचानेगा? ये एक एड है, एक हेल्प है फॉर द वोटर टू एक्सरसाइज हिज कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। ये अब किसी वोटर को सुना नहीं। आपने अगर वोट निकलवाना हो वोटिंग लिस्ट से और महरूम करना हो किसी को वोटिंग अथॉरिटी से, तो उसके लिए बड़ा उस वोटर को, इंडिविजुअल वोटर को नोटिस देना पड़ता है। पूरे इलेक्टोरल रोल्स एक्ट में एक पूरा प्रोसीजर है, उसमें उसको नोटिस देना पड़ता है, बुलाना पड़ता है, वो जवाब दे आपके शो कॉज नोटिस का, वो कंटेस्ट करे, वो गवाहियाँ पेश करे, पहले मुद्दई उसके खिलाफ गवाहियाँ पेश करे, फिर वो शहादतें पेश करे। ये तो लंबा प्रोसेस है। इसको एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमीशन बैठ के ना जानती है कौन सा वोटर इससे डिसइनफ्रेंचाइज हो रहा है, कितने % वोटर है, वो 90% है, वो 80% है, वो 70% है, कौन है जो वोट डालना चाहता है लेकिन ना तो हिंदा है, ना खानदा है। अब ये तो हो ही नहीं, चल ही नहीं सकता कि ठीक है चौधरी साहब मुझे आपको इंटरप्ट कर रहा है। आप बड़े काबिल एहतराम सीनियर सीजन हैं और फिर किस पाए के लायक हैं आपको इंटरप्ट करना, लेकिन मुझे कैमरे के पीछे से कहा जा रहा है मैं एक ब्रेक लूँ और फिर चौधरी साहब आपसे आता हूँ, बहुत तफसील से गुफ्तगू करूँगा, मगर एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। टीवी में एक बार फिर मुजाहिद अली आपको खुशामदीद कहता है। ब्रेक से पहले मेरी गुफ्तगू हो रही थी, सीनियर लॉयर कानूनदां पीपल्स पार्टी के वफाकी वज़ीर कानून रहे, वज़ीर दाखिला रहे और चौधरी हसन साहब मेरे साथ मौजूद हैं। गुजरात से, लाहौर से, एक से कई बार कौमी असम्बली के लॉयर मूवमेंट में ज़रा आगे बढ़ गए। और यही बताता चलूँ कि मियाँ नवाज शरीफ जिनके बहुत बड़े नाक़िद हैं हमारे चौधरी साहब, इनकी भी वकालत की, तो वकालत के मामले में चौधरी साहब जिसके साथ ज़ाती हो उसके साथ खड़े होते हैं और शायद इसीलिए इस वक्त फोर फ्रंट पर बानी तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हैं। चौधरी साहब मैंने ब्रेक लेने की गुस्ताखी की,
उस पर माजरत तो लेकिन जब ये भी तो है ना कि तहरीक इंसाफ के जो हैं बानी, उनके बहरहाल कागजात नामजदगी जेल में भरे गए होंगे, दस्तखत दिए गए हैं, मियाँ वाली में दाखिल हुए, लाहौर में हुए, इस्लामाबाद में हुए, तो बहरहाल 3 हलकों से जब उनके कागजात नामजदगी दाखिल हुए हैं तो अब प्रोसेस भी होगा। बहरहाल ना वो कन्विक्ट हैं, कन्विक्ट तो हैं लेकिन नाअहल, ना उनकी पार्टी है पे पाबंदी है, ना वो खुद उस तरीके से नाअहल हैं। ज़रा इसकी वजाहत करें कि बानी तहरीक इंसाफ के जो कागजात जमा हुए तो क्या ये समझें कि उन्हें इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल जाएगी चौधरी साहब? हाँ नहीं, वो अभी उसकी स्क्रूटनी होनी है। ये तो अभी रजिस्टर हुए हैं कागजात, ये स्क्रूटनी होनी है। ये जो इन्होंने काम नया किया है ना, ये अकल नहीं मानती थी, सोच नहीं था सकता बंदा कि पुलिस वाले और एजेंसियों वाले वो छापे मार मार के और लोगों से छीनेंगे उनके जो वो हैं कागजात नामजदगी। अब कागजात नामजदगी मैं जब लेके जाता हूँ रिटर्निंग अफसर में, तो ओरिजिनल भी मैंने साथ रखे होते हैं कि वो अगर डिस्प्यूट कोई कर दे कैंडिडेट ये गलत है तो मैं उनको दिखाता हूँ ये जी ओरिजिनल है, आप देख लें। वो निशान लगा देगा जो फोटोकॉपी है, ओरिजिनल पे नहीं, फोटोकॉपी पे के सीन एंड रिटर्न, ठीक है, ओरिजिनल सीन एंड रिटर्न। अब कईयों के अगर आप उनके ओरिजिनल भी लेके भागे हैं, ये चोरी है, ये डकैती है, इन लोगों को सजा होनी चाहिए, इन लोगों को मतलब है जेल में होना चाहिए इस वक्त तक। ये अगर इलेक्शन कमीशन कुछ ठीक कर रही होती, वो कहती जिसकी वीडियो बनी है, जिसकी शक्ल आई है, 9 मई में तो आप बड़ी तेजी कर रहे हैं। ये इलेक्शन एक पाक साथ इलेक्शन एक पाकिस्तान की ज़रूरत है। ये भाई साहब चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब और इलेक्शन कमीशन साहिबान, आप क्या कर रहे हैं? आप बर्बाद कर रहे हैं, इस मुल्क को तबाह कर रहे हैं। और जो भी आपकी हौसला अफजाई इसमें कर रहा है वो इस मुल्क को बर्बाद कर रहा है। आप इलेक्शन से सारी जो है लोगों का इत्मीनान और इत्मीनान ख़त्म कर रहे हैं, क्योंकि जैसे मैंने कहा ये एक पार्टी का निशान नहीं है, ये वोटर का निशान है। हर वोटर को आप नोटिस दें कि आपको क्यों मैं वोट डालने दूं। चौधरी साहब बहरहाल चौधरी परवेज़ इलाही के, उनकी बेगम के, उनके बेटे के जो मुल्क से बाहर हैं उनके भी कागजात मंजूर हुए। फिर जैसे मैंने कहा कि खुद बानी तहरीक इंसाफ के भी कागजात दिए गए, बल्कि कुछ वो लोग जो शायद इश्तहारी हैं या मफरूर हैं या अंडरग्राउंड हैं, मैं पढ़ रहा था कि मुराद सईद के कागजात भी एक्सेप्ट किए गए। वैसे ये भी इंटरेस्टिंग बात है कि ये कहा गया है कि क्या, ज़रा ये बताइए टेक्निकली कि जो लोग जेल में हैं, जैसे खुद बानी तहरीक, तो उन्हें कोई जेल से लाया जाएगा क्योंकि सामने होना है आरओ के, रिटर्निंग ऑफिसर के, तो अगर मफरूर और इश्तहारी लोग अगर पेश हुए तो बेचारे अपने को कहेंगे छोड़िए सीटें वीटें, हम तो पकड़े जाएंगे, जेलों में चले जाएंगे। इसकी क्या आईनी कानूनी हैसियत है चौधरी साहब? ये इतनी मुनफरिद नहीं है, ये पहले भी रहा है। 2002 में भी पर्सनल अपीयरेंस ज़रूरी थी और पर्सनली अपीयर हुए थे। मैं मिसाल के तौर पे लाहौर की कॉन्स्टिट्यूंसी में भी पेश हुआ था और यजमान की कॉन्स्टिट्यूशन भावलपुर डिवीज़न में मैं वहाँ भी जाके और नेक्स्ट डे वहाँ जाके पेश हुआ था। वो ये इतनी कभी बात नहीं है, लेकिन जेल के अंदर से तो बिल्कुल के आप इलेक्शन लड़ सकते हैं, वो कोई मुश्किल नहीं है। वो आपको जो रिटर्निंग अफसर है वो किसी को डिप्यूट करके आपके जेल में भेजने का पाबंद है। अगर आप कहें कि मैं इलेक्शन लड़ना चाहता हूँ और जेल से लड़ना चाहता हूँ, वो पाबंद है कागज़ उसके रिसीव करने के, वसूल करने के भी और उनकी तस्दीक कराने के भी। तो लेकिन ये जो है निशान का कि बल्ले का निशान ले लिया, इसका मतलब है आपने अगर 1 करोड़ 2 करोड़ लोगों ने बल्ले को वोट डालना था, आई डोंट नो, पर अगर डालना था
उनमें से जितने नाखानदा हैं वो 60% नाखानदा होंगे, इलिटरेट होंगे। उनको आपने उसकी निशान से, उनका निशान है, ये पार्टी का ही निशान नहीं, ये हर उस वोटर का निशान है जो उस पार्टी को वोट देना चाहता है, उसकी प्रॉपर्टी है। आपने उसको नोटिस बगैर आपने उसको डिप्राइव कर दिया ऑफ द राइट टू वोट। वो इमरान खान का नाम तो रहे, हो सकता है रहे ऑन दी बैलेट पेपर, लेकिन अगर ये सस्पेंड हो जाता है फैसला कनेक्शन, और तो वो उसका नाम तो रहेगा। अब नाम अगर रहेगा, वोटर उसके नाम की शिनाख्त नहीं कर सकेगा क्योंकि उसका बल्ले का निशान नहीं है उसके। और दूसरे हलकों में सीए सब इंडिपेंडेंट के तौर पे लड़ेंगे, और अगर जो पार्टी के मेंबरान पार्टी के निशान के अलावा बतौर इंडिपेंडेंट लड़ते हैं, वो चाहे 40% होगा असेंबली का, 50% होगा असेंबली का, वो औरतों की सीटों में और अक़लियतों की सीटों में जो तनासुब मिलना है हर जमात को, जितनी उनकी सीटें मिली हैं, वो एक सीट भी नहीं ले सकेंगे। अगर किसी पार्टी को 30% यानी 70 में से 70 सीटें ख़वातीन की हैं, अगर किसी पार्टी को 25 उसमें से मिल जानी थी, तो अब वो पार्टी तितर बितर हो गई है। वो 25 वो अपनी बजाय उस जमात के 150-125 मेंबर होने के, वो एक जमात के और 125 उस तनासब से कि कुल में से 125 कितना है, वो आप उसको उतनी सीटें मिलती थी। अब सब फर्ज करो उसको 25 मिलती थी, अब एक भी नहीं मिलनी क्योंकि वो पार्टी नहीं, वो चौधरी साहब आपका कहना बजा, लेकिन बहरहाल 9 मई को एक वाक़या सानिया हुआ, उसमें लोग पकड़े गए हैं, रिहा भी हुए हैं, ज़मानत भी हुई है, लेकिन उन लोगों के बहरहाल कागजात नामजदगी भी वसूल भी किए गए हैं, तक के जैसे कि बानी तहरीक के बहरहाल वसूल किए गए हैं। और अगर अभी मैंने देखा कि आहत चीमा को भी शायद हटा दिया गया है, वज़ीर आज़म ने मंजूरी दे दी है, आईजी और कमिश्नर ही बदल रहे हैं। लेकिन अगर आप आज तक की सूरत हाल में जो है उसमें ऐसा लगता है कि आपको तो ये यकीनी नहीं है, और आप जो इलेक्शन कमिश्नर पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं, तो यही तो आपकी बारों ने कहा था कि इस इलेक्शन कमिश्नर को हटा दो, उसका तो आपने साथ नहीं दिया। अब अगर कमिश्नर इस मसले पर हट जाता है जैसे कि आप कह रहे हैं, फिर तो बिल्कुल ही इलेक्शन एक बार फिर सवालिया निशान बन जाएंगे। तो ये जो इलेक्शन की शफाफियत पे तो हमेशा ही सवाल उठते रहे हैं। चौधरी साहब, अब आप कहते हैं कि चौधरी साहब इसको तो हटाना पड़ेगा, मैं कहता हूँ बिल्कुल ना हटाओ। हटाने में कि मैं मुतालबा ही नहीं कर रहा इसको हटाओ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आसमा जिलानी के केस में कहा था, जब उनसे पूछा गया मंजूर कादिर साहब से कि हमूदुर रहमान साहब ने पूछा कि मंजूर साहब अगर आपकी बात मान ली जाए और याह्या खान को हम इलीगल डिक्लेयर कर दें कि वो गासिब था, वो कानूनी एतबार से हाकिम ही नहीं था, तो जो उसने इलेक्शन कराए हैं वो तो उसने उसी अपने निज़ाम के तहत कराए, वो इलेक्शन भी जाएंगे, आपकी असेंबली भी जाएगी। भुट्टो साहब उस वक्त तक शहीद भुट्टो वो सदर और चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर थे, उन्होंने कहा वो भी जाएंगे। अब मंजूर साहब ने क्या कहा? मंजूर साहब ने कहा सर, as long as the people give the answer, it matters not who put the question. तो इसलिए आज से लेट दिस राजा सुल्तान भी कंटिन्यू, पर ही विल बी प्रोसिक्यूटेड, ये मैं आपको बता दूं, ही विल बी प्रोसिक्यूटेड। अब इलेक्शन जनरली आज़ाद हो जाए, सुप्रीम कोर्ट है देखती रखे, नज़र रखे उन पे, और ये जो लोग जो चपटा चिपटी कर रहे हैं इनको गिरफ्तार करें। ये राजा सुल्तान को कहना चाहिए था, हुक्म देना चाहिए था अंडर आर्टिकल 220 हुक्म दे सकता है, एवरीबडी हैज टू ओबे, एवरी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी कहता है इन सबको गिरफ्तार करो और अंदर करो। वो इस बात पे करता ही नहीं है, वो नवाज शरीफ की लाइन चलाई जा रहा है। और
गजब बात है। मैंने तो ऐसी बात न सुनी, न देखी, न समझी, न सोची। ये जो है कि आप उनके नोच लो उनके हाथों से लिफाफे जिनमें नॉमिनेशन पेपर है, और अगर आपने नॉमिनेशन पेपर नोच लिया तो वो नॉमिनेट अपना वो पेश नहीं कर सकेगा, और वो कहता रहेगा कि मुझे इन लोगों ने अगवा किया, ये ले लिया। आप कहते रहेंगे कि हमने तो कुछ नहीं, हमने तो देखा ही नहीं, और वो रिकॉर्डिंग भी चल रही होगी। और ये तो ढीठ हो गए। इन्होंने ये जो छपटा छपटी करनी शुरू कर दी है ना, ये मैं उसको आपको एक चीज़ बता दूं, इससे ये शायद, और ये चाहते ही हैं, ये एक तशद्दुद को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं इस इलेक्शन में, और ये चाहते नहीं है कि इलेक्शन हो। नवाज शरीफ नहीं चाहते, उनके जो इस वक्त हैं सहूलतकार वो नहीं चाहते, और ये इलेक्शन से भागना चाहते हैं। पीपल्स पार्टी तो बरमला कह रही है कि इलेक्शन कराओ, इलेक्शन कराओ, इलेक्शन कराओ। चौधरी तहसन साहब, मैंने कहा ना कि चौधरी साहब का ताल्लुक़ ख़ास भी है, फिर जिस पाए के वकील, जिस पाए के सियासतदान हैं, उनसे आर्गूमेंट तो हो नहीं सकता। चौधरी साहब तो बड़े दावे से कह रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल अपनी जगह रहता है कि इलेक्शन कमिश्नर को अगर इस मरहले पर हटाया गया तो फिर इलेक्शन को कौन एग्जीक्यूट करेगा? फिर मुतालबा चारों सूबों में होगा, उनको हटाया जाए तो एक बहुत बड़ा पिंडोरा बॉक्स खुलेगा। लेकिन चौधरी तहसन साहब का मौक़िफ़ अपनी जगह है, और वो अदम एतमाद का इजहार कर रहे हैं कि छीना झपटी हो रही है। और इलेक्शन कमीशन ने बहरहाल चंद अच्छे बड़े कदम भी उठाएं, इस पर गुफ्तगू करेंगे। और ये फैसले जो उन्होंने किए हैं यकीनन निगरान हुकूमत की से राब्ता करके ही किए होंगे। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। GTV में एक बार फिर मुजाहिद वली आपको खुशामदीद कहता है। जैसे कि मैंने कहा इब्तिदा में भी कि एक हद तक, बड़ी हद तक इंतखाब का पहला मरहला यूँ मुकम्मल हुआ कि 4 दिन तक कागजात नामजदगी दाखिल किए गए। पहले 2 दिन, फिर 2 दिन के बाद मज़ीद 2 दिन बढ़ाए गए कि इसका मुतालबा सियासी जमातों की तरफ से हो रहा था। और फाइनली कौमी असम्बली की 266 और सूबाई असम्बली की 593 नशिस्तों के लिए कमोबेश कोई 26,000 से ज़्यादा उम्मीदवारों ने कागजात दाखिल नामिल किए हैं। 31 दिसंबर तक स्क्रूटनी होगी, 1 जनवरी तक नाम आ जाएंगे, और उसके बाद काउंटडाउन शुरू, यानी कोई कमोबेश कोई 37-38 दिन रह जाएंगे। और बज़ाहिर ऐसा लगता है कि इलेक्शन में अब कोई रुकावट नहीं। ख़ास तौर पर अभी जो कुछ कागजात नामजदगी दाखिल करने के लिए जो दाखिल कर रहे थे उनकी पकड़ धकड़ हुई। मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन ने उसे संजीदगी से लिया, और इलेक्शन कमीशन के हुक्म पर IG इस्लामाबाद और डिप्टी कमिश्नर को भी फारिग कर दिया गया है। वज़ीर आज़म ने उनकी मंजूरी दे दी है। साथ ही जो आहद चीमा, जिन्हें जो हमारे साबिक़ हुकूमत में बड़े अहम ओहदे पे थे, वज़ीर थे, उनको हटाने का मुतालबा किया गया। वैसे मुतालबा मियाँ नवाज शरीफ साहब के, प्राइम मिनिस्टर के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे फवाद हसन फवाद, एक प्रोफेशनल आदमी हैं, उनके हटाने का भी मुतालबा किया। लेकिन अहमद चीमा को हटाने की वज़ीर आज़म ने भी, सदर ने भी मंजूरी दे दी आहद चीमा को। हमारे साथ हैं सनाउल्लाह, बड़े सीनियर सीजन जर्नलिस्ट हैं, ब्यूरो चीफ। जी सनाउल्लाह, ये जो इलेक्शन कमिश्नर जो इक़दाम उठाए हैं ख़ास तौर पर IG के ख़िलाफ़ और डिप्टी कमिश्नर के ख़िलाफ़, तो इसकी क्या वजूह आपको लगती हैं? क्योंकि जो नए आएंगे वो भी गालिबन, सॉरी टू से, मैं उनके बारे में कुछ कहना मुश्किल है, इस मरहले पे इसको किस तरह देखते हैं? देखिए, ये तो इनको आज से 1.5 महीना पहले हटा देना चाहिए था। इसमें बहुत ज़्यादा ताख़ीर की गई है, और उसकी कई वजूहात हैं। क्योंकि ये दोनों लाडले हैं, निगरान के भी, PDM ने इनको लगाया था। और इलेक्शन कमीशन ने जब ये इलेक्शन का मरहला शुरू हुआ था तो उसी वक्त तमाम निगरान हुकूमतों को भी लिखा था, और फेडरल गवर्नमेंट को, इस किस्म के इंतज़ामी होते जो समझते हैं कि किसी इलेक्शन में खलल डाल सकते हैं, इनको तो से हटा दिया जाए। साथ ही इलेक्शन कमीशन में इनके हवाले से मुख्तलिफ पिटीशन भी आई थी। जिस तरह आज चीमा की पिटीशन थी, एक वकील ने ये पिटीशन दायर की थी, फवाद की और आज चीमा की, जिनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है। उन वकील का अजीज
खजंदा है उनका नाम, और उनकी कल समाअत भी हो रही है जिसमें वो देखेंगे। और इन दोनों का भी, आईजी का भी और डिप्टी कमिश्नर का भी कई मरतबा इलेक्शन कमीशन ने खत लिखा है सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन के दस्तखत से, लेकिन निगरान हुकूमत के शायद ये बस में नहीं था, ये कहीं और से इनकी झंडी लाई जा रही थी जिसकी वजह से। नहीं, लेकिन सनाउल्लाह ये बात है ना कि ये तो आपको ही पता है कि अब ये तो सारे मुल्क में सूरत हाल, मसलन सूबों में खाली इस्लामाबाद का, लेकिन ज़रा इस्लामाबाद हसास है। आज चीमा का भी खैर बहरहाल रहता है, फवाद हसन फवाद का भी है, और निगरान हुकूमत में बहुत सारे लोगों की। लेकिन ये तो अगर आखिर वक्त में यानी कुछ दिन पहले मैंने देखा कि पीपल्स पार्टी ने एतराज़ किया था प्रोविंशियल इलेक्शन कमिश्नर पर सिंध के, अब जो आए उस पर एतराज़ जो है GDA की एक रहनुमा ने किया कि जनाब ये तो फलां पीपल्स पार्टी के जो लॉ फर्म है उसमें काम करते हैं, तो ये तो कोई रिश्तेदारियां ताल्लुक हर जगह से निकल आएगा। अब आ गए बलूचिस्तान से जी। ये बरेली साहब, ये बुनियादी तौर पर जो इतराज़ात हैं वो इलेक्शन कमीशन की सवाबदीद है कि जो उनके पास इतराज़ात आते हैं और उसमें अगर कोई वैलिड पॉइंट है, जस्टिफाई करता है, उसके कोई सबूत ऐसे है, जिस तरह आज चीमा और फवाद हसन फवाद का बड़ा क्लियर है कि वो मियां नवाज शरीफ के करीब तरीन लोग हैं, शहबाज शरीफ के करीब तरीन लोग हैं और उनके फेवरेट ब्यूरोक्रेट्स रहे हैं, और उसके रिटायरमेंट के बाद भी उनके लिए खिदमत सर अंजाम देते रहे हैं। तो ये तो नहीं, ये इल्जाम तो पीपल्स पार्टी पर भी है। नहीं, यही पीपल्स पार्टी में भी तो इल्जाम लगा रहे हैं ना सनाउल्लाह साहब के उनके जो है आज करा गया। सिंध में भी बिल्कुल यही सूरत हाल है, और जो चीज़ नज़र आएगी इलेक्शन कमीशन को, अगर इलेक्शन कमीशन चाहता है कि कोई आम इंतखाबात पर उंगली ना उठे तो उनको ये इतराज़ात दूर करने पड़ेंगे। और इस्लामाबाद का आपने DC की बात की और IG की बात की, उस पर भी इलेक्शन कमीशन को इतराज़ात ही आए थे, जिसके बाद उन्होंने एक मरतबा नहीं कई मरतबा खत लिखा है फेडरल गवर्नमेंट को, लेकिन अभी तक उनका मसला जो है। लेकिन सनाउल्लाह इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमारे अभी चौधरी एहसान साहब बड़े सीनियर रहनुमा हैं, वो तो खुद इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाना चाहते हैं। अब इस मरहले पर अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाया गया तो इलेक्शन कमिश्नर की पोस्ट तो एक आईनी होती है, वो तो फिर इलेक्शन का प्रोसेस कैसे होगा ना। वो तो देखें ना, इलेक्शन ही नहीं होंगे। और आपको पता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जो वानी चेयरमैन है उन्होंने ही लगाया था ना, उन्हीं की रिकमेंडेशन थी। और उस वक्त बड़ा कहा जाता था कि बड़े ईमानदार और बड़े काबिल और बड़े जहांबीदा किस्म के सरकारी अफसर रहे हैं, तो इनको लगा दिया जाए। और बाद में कहने लगे कि जी वो तो पिंडी से मुझे कहा गया था इनको लगा दें। तो भाई ये सियासतदानों को भी अपनी जो है इफ एंड बट को जो है ना वो साइड में रखना पड़ेगा, और जो मुनाफकत से निकल कर बात करनी पड़ेगी। जो अपना है वो अपना है, जो आपके खिलाफ कोई फैसला आ जाए तो वो जी ये तो जानिबदार है और इसको हटा दे, इस तरीके से निज़ाम नहीं चलते। आपको पड़ोसी मुल्क भारत में और दूसरे मुल्कों में जहाँ पर पार्लिमानी डेमोक्रेसी है उनसे सबक हासिल करना पड़ेगा कि जहाँ पर इलेक्शन कमिश्नर, जहाँ पर निगरान हुकूमत भी नहीं होती, और यहाँ तो निगरान हुकूमत भी ऐसे लगता है पूरी हुकूमत बैठी है, जिसके वजीरों की तादाद भी जहाँ 6 वजीरों की ज़रूरत है वहाँ 2 दर्जन वजीर बैठे हुए हैं। तो भाई मसाइल तो बहुत सारे हैं बरेलवी साहब, लेकिन इसी सूरत हाल में हमको इलेक्शन कराना पड़ेगा, और यही रिजल्ट भी इसी तरह आएंगे जिस तरह 2018 में थे या 13 में थे या 2008 में थे। ठीक है सनाउल्लाह, शुक्रिया सनाउल्लाह। ब्यूरो चीफ सनाउल्लाह ये कह रहे थे कि इस मरहले पर अगर कमिश्नर को हटाने की बात की जा रही है, राजा साहब की यह मुतालबा किया जा रहा है तहरीक इंसाफ की जानिब से, हमारे भी थोड़ी देर पहले चौधरी साहब कह रहे थे, तो उनका कहना था कि ये तो एक आईनी पोस्ट है, और ये उस वक्त के यानी खुद इमरान खान साहब और उस वक्त के अपोजिशन लीडर ने मिलकर इनको बनाया था। ये 2-3 जो पोस्टें होती हैं, चाहे ऑडिटर जनरल की हो, चाहे इलेक्शन कमिश्नर की हो, तो बहुत सारे कमीशंस की हों, लेकिन मैंने कहा कि इलेक्शन चीज़ ही ऐसी है कि एक तनाज़ा खड़ा होता है कि दूसरा तनाज़ा आता है। इलेक्शन और उसके इलेक्शन का प्रोसेस और फिर इलेक्शन के नताइज बदकिस्मती से पाकिस्तान में हमेशा कंट्रोवर्शियल यानी मुतनाज़ा रहे हैं। देखें आने वाले दिनों में किस हद तक इस इलेक्शन कमीशन इस भारी भरकम बोझ को उठाकर चलेगा। इसी के साथ ही GTV से मुजाहिद बरेली को इजाज़त दीजिए।